मयूरेश जोशी हमारे साथ है बात करने के लिए। मयूरेश, इनफैक्ट हम इस गैस प्राइस रेशनलाइजेशन के ऊपर बात ही कर रहे थे, आप मिस्टर आर शर्मा को सुन भी रहे थे। ओएनजीसी आई थिंक सबसे बड़ा सेटबैक इन्हीं के लिए है, आप मानिए न मानिए एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस पे 198, 205, 210 के आसपास एक बेस तराशने की कोशिश कर रहा है। अभी आप इन कंपनियों पे क्या आउटलुक रखते हैं, ओएनजीसी पर, रिलायंस पर, आईओसी पर, मयूरेश? मॉर्निंग विनेश जी, हम अपस्ट्रीम कंपनीज की बात करें और जैसे नए रूल्स आए हैं फ्रॉम अप्रैल 1 6 महीने के लिए, मेरे ख्याल से आई थिंक लार्जली फैक्टर्ड इन था। लेकिन अगर हम लैंडेड कॉस्ट देखते हैं ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल और जैसे वेटेड एवरेज बास्केट निकलती है, आई थिंक थोड़ा उम्मीद से आई थिंक कम आया है। इसलिए आई थिंक जैसे शर्मा साहब बता रहे थे, एक इम्पैक्ट आई थिंक एनुअलाइज बेसिस पे बिल्कुल लग सकता है ऑन स्टॉक्स लाइक ओएनजीसी ऑयल। यस, आई थिंक जो नए गैस फील्ड्स की जैसे दीपाली जी भी बात कर रही थी, 3 ऑफ द लोअर फ्यूल प्राइसिंग जैसी होती है फ्यूल, नाफ्ता और एलएनजी, और एलएनजी की जो प्राइसिंग है इंटरनेशनल मार्केट्स में, आई थिंक आई आल्सो सब्सक्राइब विद शर्मा जी, आई थिंक इट कैन बी क्लोज टू एनीवेयर बिटवीन 4.5 to 5। तो मुझे लगता है आई थिंक एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने मिल सकता है बैलेंस शीट के ऊपर, एंड द स्टॉक्स कैन रिएक्ट नेगेटिवली। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अपस्ट्रीम कंपनी स्पेसिफिकली ओएनजीसी एक बेस है ऑफ अराउंड 195-200, बट मुझे लगता है एक सब्सटेंशियल अपसाइड भी नहीं है करंट लेवल्स पे, क्योंकि डायरेक्ट ऑयल प्ले है और जैसे ऑयल प्राइसेस मूव होंगी द स्टॉक्स विल मूव अकॉर्डिंगली। तो मेरे हिसाब से आई थिंक डाउनस्ट्रीम कंपनीज ऑफर मच बेटर वैल्यू, एंड विद इन डाउनस्ट्रीम मेरे हिसाब से आई थिंक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज समथिंग दैट आई रियली लाइक। जी, तो ओएनजीसी पर नजर रहेगी, साथ ही साथ फर्टिलाइजर कंपनीज, पावर कंपनीज के लिए क्योंकि एक अच्छा मूव है तो वहां पर भी रुझान रहेगा आज का सत्र में। और जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, गुजरात गैस और आईजीएल, उनके प्रॉफिट्स में जरूर एनहांसमेंट दिखेगा इस प्राइसिंग के बाद, तो इन सभी शेयर्स पर आप फोकस कर सकते हैं आज के सत्र में। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के ऑप्शन स्ट्रेटेजी की, और इन 2 स्टॉक ऑप्शन जिन पर बेट कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए आज 2 स्ट्रेटेजीज है हमारे पास, और पहली है, याद रखिए अब जो हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि देखिए मार्च की सीरीज का तो जो होना था हो गया, अप्रैल में ट्रेड करेंगे। और पहला स्टॉक जो हमने पिक किया है वो है मदरसन सुमी। मदरसन सुमी के एक बार चार्ट देखते हैं और फिर इनफैक्ट आएंगे इस स्ट्रेटेजी पे। देखिए मदरसन सुमी मार्च की सीरीज में पिछले फर्स्ट वीक पे चल गया, उसके बाद साइडवेज है, यानी इस सीरीज में ये पॉज बिहेवियर में रहा, एक रेंज बिहेवियर में रहा है, लेकिन फाइनली कल इसने एक रिफ्लेक्शन दिया कि अब मैं इस रेंज से बाहर आ रहा हूं, और इसी को देखते हुए हम इसकी इस वक्त ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल खरीदेंगे 260 की। 260 की कॉल ऑप्शन जो है वो आपको लगभग 9.5 रुपए मिल जाएगी 17 रुपए के लक्ष्य के लिए। 6 रुपए का स्टॉप लॉस, देखिए 6 रुपए का स्टॉप लॉस ये है, मतलब कि ये शायद 245 के नीचे नहीं जाएगा, तो वो अपने जहन में रखिएगा। वो स्पॉट के अनुसार 242, 260 की कॉल खरीदनी है, लगभग 17 रुपए के लक्ष्य के लिए 6 रुपए का स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक कौन सा है? दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स। याद रखिए एशियन पेंट्स स्ट्रॉन्ग नोट पे इसने मार्च की सीरीज की शुरुआत की थी, लेकिन अंत में आते आते अगर आप देखें कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई और रिपोर्ट्स के चलते ये स्टॉक नीचे आया, 840 पे बेस बनाया और कल 840 के बेस से फिर निकला 881 पे बंद हुआ, और इसी को देखते हुए यहां पर स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन। आउट ऑफ मनी यानी आपका स्टॉक अभी 880 पर है, 20 रुपए ऊपर की यहां पर एक स्ट्राइक हम खरीदेंगे लगभग 900 रुपए में, और देखिए 22-23 रुपए के आसपास की आपको कॉल मिल जाएगी, और 35 रुपए का लक्ष्य है और 15 रुपए का स्टॉप लॉस। अब मैं आपको एक बात यहां पे और बता दूं कि अगर आपका ट्रेड ग्रिप में आ जाए, मान लीजिए ये 35 का टारगेट अचीव कर जाए, तो उसे बेचने की जल्दबाजी मत करिएगा, फिर कम से कम इस स्ट्रेटेजी को मिड अप्रैल तक लेके जाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 35 पे आ गई कॉल ऑप्शन, इसका मतलब ये भी है कि एशियन पेंट्स स्पॉट में 925 का 920 का ब्रेकआउट दे चुका होगा, तो इस 2 स्ट्रेटेजी पे आप काम कर सकते हैं। दीपाली जी, तो आज के 2 ऑप्शन ट्रेड्स हैं, एशियन पेंट्स और मदरसन सुमी। 9 बजे हैं, हर रोज की तरह शेयर बाजार लाइव को यही रोकते हैं और अब शुरुआत करेंगे फर्स्ट ट्रेड की। उससे पहले देख लीजिए हेडलाइंस। शेयर बाजार लाइव के बाद फर्स्ट ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो समय हूं वीरेंद्र कुमार और कार्यक्रम में मेरे सहयोगी मिहिर भी हैं। कल मिहिर की अंतिम बाजी में एक मंशा थी कि आखिरकार भारत के साथ फाइनल्स में इंग्लैंड खेले। देखिए इंग्लैंड ने अपना काम कर दिया। मिहिर आपकी फ्रेश पिच जो थी वो पूरी हो गई। अब भारत को अपना क्या मैच था, मजा आ गया। बिल्कुल वन साइडेड हो गया था आई थिंक शुरुआती 4 ओवर में। बिल्कुल मेरे को देख के ये लगा कि कल क्या इंग्लैंड की तरफ से एलियंस खेल रहे हैं क्या? कोई प्रभाव ही नहीं था उनमें, फ्रेंकली स्पीकिंग कोई प्रेशर नहीं उनके ऊपर। वो एक्चुअली वही वो जिस तरह की गेम है, बिकॉज जब वो टूर्नामेंट में आए थे नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग वो इस तरह से खेलेंगे, तो एक तो उनके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं था, और अब क्योंकि यहाँ तक पहुंच गए हैं तो दे आर प्लेइंग क्वाइट फियरलेसली, और आई थिंक उनकी जो बॉलिंग थी, जो बॉलिंग अटैक था उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये आई थिंक भारत को भी इनफैक्ट इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे जो
अब के जो मास्टर ब्लास्टर्स हैं। आज शाम को 7 बजे मैच है। खैर अब शुरुआत करते हैं इंडिकेटिव एक्शन की और एसएक्स निफ्टी के स्तरों की। अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर, आप देखें 6.5 अंक नीचे इस वक्त एसएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। कुछ ही देर में अगर आप देखें इंडिकेटिव एक्शन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज एक बार फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बैंक्स होंगे। कल जो अगर आप देखें 12-15 पर इनको एक डोज मिली, क्या वो आज भी अपना जोर जो है कायम रखेगी? और साथ ही साथ गैस के दाम घटने से ओएनजीसी पर नेगेटिव असर संभव है। इस बीच आप देखिए आपके स्क्रीन पे नेगेटिव एक्शन शुरू हो चुका है। 52 अंक नीचे निफ्टी, लगभग 19 अंक नीचे, लगभग 4 अंक नीचे सेंसेक्स। टाटा स्टील को देखिए बिल्कुल फ्लैट इस पर कारोबार कर रहा है। मेटल्स अगर आप देखें शुरुआती कारोबार में फ्लैट रुझान, फ्लैट संकेत दे रहे हैं। बीपीसीएल करीब 6 रुपए 80 पैसे ऊपर 907 के स्तर पे। गेल अगर आप देखें करीब 360 के स्तर पे बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। एमएनएम में तेजी है, करीब 12 रुपए की अच्छा मूव लेके कारोबार करता हुआ। भारतीय तेल करीब 3.25 रुपए नीचे है 351 के स्तर पे। और मालती को देखिए आज 100 रुपए ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में अच्छी तेजी लेकर, और एक बार फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया ये। और काफी ट्रेडर्स का भी फेवरेट स्टॉक है। रिलायंस को देखिए ये ऊपर है, केन इंडिया। इस बीच अगर आप देखें फॉरेक्स मार्केट में 6637 के अगेंस्ट अगर आप देखें 6635, तो यहां पर एक थोड़ी सी अगर आप देखें बड़े छोटे से फ्रैक्शन से शुरुआत हुई है। तो कोई बड़ा अगर आप देखें डेवलपमेंट फॉरेक्स मार्केट में नहीं है। चलिए इसको छोड़ता हूं, रुपए को छोड़ता हूं और आगे बढ़ता हूं एक बार फिर से इंडिकेटिव एक्शन में। और निफ्टी करीब 33 अंक पीछे इस वक्त 7701 का स्तर। बिल्कुल, चलिए एक बात देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी पर क्या रुझान है, क्योंकि कल भी इसने जिस तरह से मुंह दिया था, हालांकि निफ्टी बैंक को अगर हम देखें तो वहां पर भी जो शुरुआती संकेत है वो कोई बहुत डिसाइसिव मूव तो इंडिकेट नहीं करे। लेकिन आई थिंक लेट्स नॉट गो टू मच बाय एसजीएक्स निफ्टी किस तरह से बिहेव कर रहा है या फिर इंडिकेटिव टिक्स क्या करें। थोड़ा वक्त मार्केट को ओपनिंग के बाद हमें देना पड़ेगा। हमारे साथ सिद्धार्थ सिदानी है, मयूरेश जोशी और मानस जायसवाल, तीनों हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, टिक्स भले ही कुछ हद तक फ्लैटिश हो, लेकिन जहां तक बैंकिंग स्टॉक्स का सवाल है, एंड स्टार्टिंग विद एसबीआई, इन्होंने अपने नए एमसीएलआर रेट्स की भी घोषणा की है जो कि ऑलमोस्ट बेस रेट के बराबर है। इस पर आपका व्यू क्या है एसबीआई पर? देखिए, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि एसबीआई एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है, लेकिन अगर आपका नजरिया बड़ा है, अगर आप निवेशक हैं और अगर आप 10 से 12 मंथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तब तो आप बिल्कुल एसबीआई में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स हैं स्टॉक में, पोटेंशियल कम से कम 250-260 तक का है, पर इसमें समय लग सकता है। लेकिन ये मैं समझता हूं अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ज्यादा एग्रेसिव होके जो मिड कैप पीएसयू बैंकिंग है वहां पर ध्यान देना चाहिए। मिड कैप पीएसयू बैंकिंग में काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो चार्ट्स पे ऐसा दिखा रहे हैं कि शायद 7 to 8% का आपको शायद आने वाले 2 से 3 दिनों में ही देखने को मिल जाएगा। इसलिए मिड कैप पीएसयू फेवरेट रहेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से। लेकिन अगर निवेशक हैं आप तो डेफिनेटली एसबीआई में एक पोजीशन ली जा सकती है। अभी मेरे कुछ देर पहले की मैं दो जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर रहा था उसमें एक एशियन पेंट्स भी शामिल था। एशियन पेंट्स में आई थिंक नमूरा की मिड मार्च में एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद डैमेज भी काफी हुआ था। उन्होंने इनफैक्ट अपनी रिपोर्ट में जिक्र ये किया था कि भाई सस्ते कच्चे तेल का जो फायदा आपको पहुंचना था वो पहुंच गया, और वो फायदा और वो इनफैक्ट माइलेज जो था वो आपके प्राइस में फैक्टर इन है। बाजार ने उसको पूरा का पूरा फैक्टर इन कर लिया है। लेकिन आप देखिए ऐसी रिपोर्ट्स आती है और स्टॉक्स पे इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन स्टॉक्स अपनी एक बार फिर से अगर आप देखें वो ट्रैजेक्टरी कहीं ना कहीं हासिल कर लेता है। आपको याद होगा मिड में ये फरवरी में, मेरे ख्याल से फरवरी या जनवरी में मेरे ख्याल से एसबीआई पे क्या रिपोर्ट आई थी। फिर आप देखिए 110 का टारगेट था, स्टॉक आज 200 रुपए पे खड़ा है। एशियन पेंट्स पर आपकी राय क्या होगी, या फिर हमारे पास एक और इस वक्त सब्स्टिट्यूट है इसका, बंजर पेंट्स, इस पर आपकी राय क्या होगी? नहीं विरेंद्र जी, आई थिंक लार्जली आई थिंक जो एक फॉल हमने देखा है क्रूड प्राइसेस की वजह से, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस पे आया है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की प्राइसिंग हो या अन्य रॉ मटेरियल की प्राइसेस हो, आई थिंक वो लार्जली फैक्टर इन बिल्कुल हो गई है। नाउ व्हाट द मार्केट्स आर लुकिंग फॉर इसकी वॉल्यूम ग्रोथ कैसे होगा, और स्पेसिफिकली आई थिंक क्योंकि इनकी मार्केट लीडरशिप पोजीशन है डेकोरेटिव सेगमेंट में, इसमें इनको ग्रोथ कैसे मिलती है। हाउएवर मेरा मानना यही है, आई थिंक एज द इकोनॉमी स्टार्ट्स पिकिंग अप स्लोली एंड स्टेडीली, और जैसे रीपेंटिंग रीफर्बिशिंग इफ द मॉनसून्स आर गुड comes back specifically rural और semi urban areas में, आई थिंक एशियन पेंट्स एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रह सकता है। दूसरी बात, आई थिंक वैल्यूएशंस हमेशा एक हेडविंड सा बना रहता है एशियन पेंट्स के स्टॉक ऊपर, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक द वे द अर्निंग्स आर पैनिंग आउट इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। तीसरी बात, आई थिंक जो इन्होंने कट लाई है ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट कैन हैव सम अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट, बट इसकी वजह से आई थिंक एक वॉल्यूम ग्रोथ में भी पुश मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशंस को अगर हम बाजू में रखें फॉर अ मिनट, आई थिंक द स्टॉक इज अ वेरी क्वालिटेटिव स्टॉक, और इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए इस बीच आज सुबह फर्स्ट मनी में हमने क्या क्या कॉल्स दी थी ये एक बार रिव्यू कर लेते हैं।
आज के ट्रेड में मैंने जो शुरुआत की है, गोदरेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह होगी। 359 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा। इसके अलावा इंडो काउंट और CSC में खरीदारी कीजिए। तीनों ट्रेड एफएनओ साइड से मैंने लिए हैं। मुझे लगता है कि इन तीनों शेयर में शॉर्ट कवरिंग का सारा देखने को मिल सकता है। बतौर EPS मैंने टाटा कॉफी को उतारा, जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 102 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह। कंपनी ने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, इसके अलावा कई सारी योजनाओं पर काम करी, उसका फायदा सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। 102 रुपए का लक्ष्य रखना होगा आपको। ऑन वायर ग्लोबल में खरीदारी कीजिए, 126 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा। आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ एक और स्टॉक्स की बात करें जहां आज तेजी का रुझान है, शुगर शेयरों में कहीं ना कहीं तेजी बनी रहेगी। 98 रुपए के लक्ष्य के साथ धामपुर शुगर में खरीदारी कीजिए। ऑटो एसेसरी स्टॉक्स होगा सुब्रॉक्स, 92 रुपए का लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। लेकिन 2 शेयर PC ज्वेलर्स और कोलगेट में आज के ट्रेड में मुझे लगता है थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। दोनों में स्ट्रिक्ट स्टॉप के साथ बिकवाली करके चलिए। और बतौर सुपर हिट्स आज के लिए मैंने निकाल फील उतारा, जिसमें एक मजबूत उछाल की गुंजाइश है। 118 रुपए का लक्ष्य होगा, 101 रुपए का स्टॉप लॉस। मेरे पोर्टफोलियो में पहला शेयर है आज थर्मेक्स, जिसमें मैं मानता हूं कि तेजी अभी और बढ़ेगी। 765 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं थर्मेक्स को। स्टॉप लॉस 746 का लगाना होगा। BF यूटिलिटीज दूसरा शेयर 585 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। करानी ग्रुप के स्टॉक्स जो हैं वो इस समय बाजार पे अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। बॉम्बे डाइंग टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनियों में अच्छा मोमेंटम है। 49.5 का टारगेट, 46.2 का स्टॉप लॉस। बतौर EPS शेयर मैंने शामिल किया हिंदुस्तान जिंक। 24 रुपए स्पेशल डिविडेंड देने की योजना है, ये ड्राइव करेगा स्टॉक। और वैसे भी मेटल माइनिंग स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में 179 के टारगेट के लिए, पहले टारगेट के लिए हिंदुस्तान जिंक को अपने पोर्टफोलियो में रखें। विप्रो तेज हो सकता है। दिग्गज IT काउंटर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे कल बाजार क्लोजिंग होते होते। 572 का टारगेट, 557 का स्टॉप लॉस विप्रो पे। BPL और टाटा स्पॉन्ज दोनों ही स्टॉक्स पे खरीदारी की राय रहेगी। BPL पे आज का टारगेट 27.5 और टाटा स्पॉन्ज 482 तक पहुंच सकता है। कैस्ट्रॉल टेक्निकल पिक है, 390 का टारगेट, 378 का एक स्टॉप लॉस। अशोक लेलैंड सब्सिडरी हिंदुजा लेलैंड ने DRHP फाइल किया, जिसके जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अशोक लेलैंड अब 113 तक पहुंच सकता है, 107 का एक स्टॉप लॉस लगा। बताओ सुपर हिट शेयर केटेक्स गारमेंट, एक और टेक्सटाइल कंपनी जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है आज। 445 का एक टारगेट रहेगा और 412 का एक स्टॉप लॉस। तो ये थे हमारी आज की फास्ट मनी की कॉल्स, इस पर आप नजर रख सकते हैं। लेकिन आज ब्रोकरेज हाउसेस की भी कई कॉल्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या कॉल्स हैं उनके। अंचल है हमारे साथ, बताइए अंचल। शुक्रिया। हम शुरुआत करेंगे सन फार्मा से। ग्रेट स्विस ने सन फार्मा के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है। लक्ष्य और रेटिंग नहीं दी है, लेकिन हाँ उन्होंने साफ तौर पे बात की जो कंपनी का ओम यूनिट है उसके ऊपर अपनी बातचीत रखी है। और उनका मानना है अगले 6 महीनों में इस यूनिट की जांच हो सकती है। और जांच में जिस तरह से वो मान रहे हैं कि अगली जांच में USFDA की जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखेंगी, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी रेमेडियल एक्शन ले लिया है, काफी चीजें सुधार की हैं। और कहीं ना कहीं अब जो नया इंस्पेक्शन होगा उसके बाद USFDA का जो स्टांस है वो ईज होता हुआ दिखेगा सन फार्मा के लिए। CLSA ने मारुति के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है। रेटिंग को 22 से घटाकर अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अभी भी उनका मानना है अपसाइड बाकी है शेयर में। टारगेट भी थोड़ा सा ट्रिम किया है, 4220 से घटा के 4150 किया है। करीब 70 रुपए लक्ष्य जरूर घटा है, लेकिन हाँ थोड़ा अपसाइड अभी भी यहाँ से एक अच्छा अपसाइड देखते हैं। और ओवरऑल उनका मानना है जो पैसेंजर व्हीकल डिमांड है वो ड्राइव करती हुई दिखेगी कंपनी के आने वाले अर्निंग्स को, वो एक क्रिटिकल ट्रिगर रहेगा मारुति के केस में। HSBC ने सीड सेक्टर के ऊपर अक्रॉस द रेंज अपनी एक रिपोर्ट रखी है। बेयर क्रॉप साइंस पर उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट दिया है 4335 का। वहीं कावेरी सीड्स पर भी खरीदारी की सलाह है, लक्ष्य दिया है 500 रुपए का। लेकिन रैलिस इकलौता शेयर है जिसको उन्होंने रिड्यूस रेटिंग दी है और टारगेट दिया 131 का। ओवरऑल कहीं ना कहीं बेयर क्रॉप साइंस और कावेरी सीड्स ज्यादा बुलिश हैं HSBC एज कंपेयर टू रैलिस के केस में। UBS ने हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर नई रिपोर्ट जारी की है, बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, टारगेट दिया है 2300 रुपए का। जो BIS4 नॉर्म्स है, जो BS4 नॉर्म्स है उनके आने से कहीं ना कहीं कंपनी का खर्च बढ़ता हुआ दिखेगा और वो एक कारण है जिसके चलते यहाँ पे बिकवाली की सलाह दी जा रही है। और लास्टली मॉर्गन स्टैनले ने कोल इंडिया पे अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, कवरेज लिस्ट में शामिल किया है। शुरुआती दौर में अंडरवेट रेटिंग दी है और टारगेट दिया 245 का। कंपनी ऑलरेडी क्षमता विस्तार पे काफी खर्च कर चुकी है। अब देखना होगा किस तरह से आउटपुट जो है कंपनी का किस तरह से आउटपुट रहता है और डिमांड सिनेरियो क्या रहता है, क्योंकि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे चल के जो डिमांड सिनेरियो है वो थोड़ा वीक होता हुआ दिखेगा। जी तो बहुत सारे अगर आप देखें हाउस व्यूज थे कोल इंडिया पे, मारुति पे, मदरसन सुमी पे। अंचल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक ये तमाम हाउस व्यूज आपने निवेश देखे भी। अगर मैं स्ट्रेंथ देखूं, आई मीन इनमें से जिन स्टॉक्स में थी उसमें एक शायद मैं मारुति पे आज बात नहीं कर पाया। एक्सट्रीमली अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग काउंटर, स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया इसने आज की सीरीज में। आपकी राय क्या होगी? मारुति को पिक करेंगे आप, अशोक लेलैंड को, आयशर मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत चल भी चुके हैं, कुछ ठंडे भी पड़े हैं। फॉर इंस्टेंस एस्कॉर्ट्स, आप लोगों ने क्या पिक किया है अभी पिछले कुछ दिनों में? मयूरेश
नहीं, क्लियरली एविडेंट है कि हम टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर स्पेसिफिकली ऑटो एंसिलरीज की बात करें तो मेरे ख्याल से आई थिंक टाटा मोटर्स की जैसे हमने एक ट्रेजेक्टरी देखी है, एक क्लियर होल्ड बनता है वो स्टॉक का। जैसे हमने येन एप्रिसिएशन देखा है, आई थिंक मारुति के रिजल्ट्स देखना बहुत जरूरी होगा। लास्ट क्वार्टर में इन्वेंट्री इश्यूज थे, ये क्वार्टर में शायद जो येन की एप्रिसिएशन है वहां पे थोड़ा EBITDA पे दबाव आ सकता है, इसलिए मारुति आई थिंक एक क्वालिटेटिव स्टॉक है, बट आई थिंक आई स्टिल वेट फॉर रिजल्ट्स टू कम थ्रू। और एक क्लियर होल्ड बनता है अशोक लेलैंड और आयशर मोटर्स पे। जैसे आई थिंक MHCV के वॉल्यूम्स ग्रो हो रहे हैं, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ अशोक लेलैंड, LCV वॉल्यूम्स अगेन आर शोइंग सम अमाउंट ऑफ अपटेक। पाननगर प्लांट से जो एक्साइज ड्यूटी फ्री है, मेरे हिसाब से वहां पे एक इंक्रीज प्रोडक्शन विल आल्सो एड मार्जिन्स ऑफ द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। और सिमिलर आयशर मोटर्स आई थिंक एक कंबाइंड स्टोरी है, टू व्हीलर इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, MHCV मार्केट में हम एक रिबाउंड देख रहे हैं। हालांकि आई थिंक जो एक डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो अभी भी हाई है, मुझे लगता है इट्स क्लोज टू इट्स पीक। तो कहीं ना कहीं आई थिंक विद इंक्रीज वॉल्यूम एक्टिविटी ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स डेफिनेटली पीक आउट होंगे फॉर दीज कंपनीज। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स क्लियर होल्ड बनते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। जी बिल्कुल। चलिए इस बीच इंडिकेटिव टिक्स में एक बार स्टॉक्स पर क्या रुझान है ये देख लेते हैं। आज जो शुरुआती दौर में रुझान है इसमें एक तो अल्ट्राटेक करीब 1% ऊपर है, टाटा पावर करीब 1.25% ऊपर है, ल्यूपिन करीब 1% ऊपर है, ACC, इन्फोसिस, कोल इंडिया, मारुति, BPCL ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। मयूरेश क्विकली सीमेंट स्टॉक्स में अब क्योंकि फिर से एक बार डील रिवाइवल की खबर जो है अल्ट्राटेक और JP एसोसिएट्स की, उसके बाद हमने कल भी अच्छा ट्रैक्शन देखा था, इस पर कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे क्या आप? बिल्कुल मेरी जगह मुझे लगता है आई थिंक जैसे डील हुई है आई थिंक एंड इफ दिस प्रॉब्ली गोज थ्रू आई थिंक वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। अगर हम EV पट्टा निकाले तो एनीवेयर बिटवीन $110-115 रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर हम नए प्लांट्स की निकालते हैं तो कहीं भी आई थिंक 135 to 150 रेंज में होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई थिंक जैसे कैपेसिटीज है अल्ट्राटेक की, जैसे कैपेसिटीज एडेड अगर ये होती है डील तो दैट कैन गिव अ सब्सटेंशियल बूस्ट टू एरियाज वेयर दे वर नॉट प्रेजेंट। सिमिलरली आई थिंक सीमेंट एज इंडस्ट्री शुड डू एक्सीडिंगली वेल इन आवर ओपिनियन ऑफ द नेक्स्ट 1 year। और मिड कैप सीमेंट में आई थिंक ओरिएंट सीमेंट की जो नई कैपेसिटी कमीशन हुई है गुलबर्गा में, मुझे लगता है आई थिंक दैट इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग्स। हालांकि क्वार्टर रिजल्ट्स आई थिंक थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं, बट इन माय ओपिनियन मिड कैप पैक में आई थिंक ओरिएंट सीमेंट इज समथिंग दैट आई एम रियली लाइकिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। जी इस बीच कुछ स्टॉक्स और जोड़ लेते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी है। इंडिकेटिव एक्शन में इस वक्त वेदांता को देखिए, मेटल्स, माइनिंग सब में अगर आप देखें काफी अच्छा खासा मूव, लगभग 2.5% ऊपर। निफ्टी बशुमार काउंटर्स में एक वेदांता सबसे स्ट्रॉन्ग एक मूव लेके कारोबार कर रहा है। निफ्टी से निकलूं मिड कैप में जाऊं, मिड कैप में इस वक्त कहाँ अच्छी तेजी है, कहाँ काफी ज्यादा कमजोरी है। तेजी में आलोक इंडस्ट्रीज छोटा स्टॉक है लेकिन ज्यादा बात नहीं करूंगा इस पे। उसके बाद अशोक लेलैंड 108.95 यानी अपने ट्रेडिंग करियर का एक और नया हाई छूता हुआ। और अशोका बिल्डकॉन ये करीब 0.5% ऊपर है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में तेजी है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ये करीब 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, यहाँ पर तेजी का रुख कायम है अभी भी। और बहुत बड़े वाइल्ड स्विंग्स तो नहीं है आज, इसमें तो कोई दुराय नहीं है, आपको वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। और एक स्टॉक जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था इनफैक्ट अंतिम बाजी में, और वो था गोदरेज कंज्यूमर। एक क्लियर कट ब्रेकआउट, क्लियर कट अगर आप देखिए मैंडेटिस ने दिया था। मानस इस पर आपकी राय क्या? 1400 के स्तर पे अभी निगेटिव एक्शन में कल के हाई पर, एग्जैक्टली कल के हाई पर है इस वक्त। देखिए बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है गोदरेज कंज्यूमर में। जिस तरह स्टॉक में 1350-1375 के लेवल्स को ब्रेक किया है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से कम 60 से 70 रुपए का मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। इसलिए बिल्कुल यहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है और अपने स्टॉप लॉसेस 1350 के नीचे रखने चाहिए। बिल्कुल, आपने वाइल्ड स्विंग की बात की, क्विकली एक काउंटर देख लेते हैं, वो है हिंदुस्तान जिंक। ये 10% ऊपर है इंडिकेटिव टिक्स में। हिंदुस्तान जिंक, मयूरेश क्या सलाह? नहीं, जैसे इसके नंबर्स पैन आउट हो रहे हैं, मुझे लगता है आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ है स्पेसिफिकली जिंक और लेड बिजनेस की कैन बी इन एक्सेस ऑफ 16%। और क्लियरली जो डिविडेंड अनाउंस किया है इन्होंने, कैश रिच बैलेंस शीट है, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 30,000 करोड़ के आसपास कैश है। जो डिविडेंड आउट को जाएगा इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कैन बी बिटवीन 12,000 करोड़। तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है हिंदुस्तान जिंक शेयर होल्डर्स के लिए, विल बी वेरी वेरी एविडेंट ऑन द स्टॉक प्राइस। बट वेदांता विल गेन इक्वली एज वेल। उनकी जो नेट डेट है 30,000 करोड़ के आसपास है और 6,600 करोड़ आई थिंक डिविडेंड के तौर पर इनकी बैलेंस शीट पे आएंगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक both these stocks should react very very positively। जी चलिए इस बीच बाजार खुलने की कगार पर है इस समय, और
एटलीस्ट जो शुरुआती दौर में जहां जाके इंडाइसेस रुके हैं, इसमें निफ्टी करीब 7 पॉइंट नीचे रुका है 7727 पर, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा वक्त दीजिएगा इसे, ये किस तरह से आगे चल के प्ले आउट होता है ये डेफिनेटली देखना होगा। कई बार क्रिकेट की तरह बाजार में भी जो पारी है वो रफ्तार पकड़ने में थोड़ा वक्त लेती है, लेकिन एक बार पकड़ लेती है तो फिर अच्छा मजा आता है। वेदांता करीब 2.5% ऊपर इंडिकेटर में था, टाटा पावर, अल्ट्राटेक, ल्यूपिन, ये कुछ अन्य तेज कंपनीज। जी इस बीच अगर आप देखिए निफ्टी खुलने वाला, और अगर आप देखें तो आई थिंक वेदांता सबसे अच्छी तेजी लेकर, और सबसे बुरा प्रभाव जो शायद आज इसी स्टॉक पर पड़ेगा वो है ओएनजीसी, याद रखिएगा। और बैंक कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज सस्टेन करते नहीं करते हैं, ये बड़ा प्रश्न होगा। इस बीच निफ्टी अगर आप देखिए आपकी स्क्रीन पे करीब 7730 के स्तर पर खुला है, बिल्कुल फ्लैट, और कोई बड़ी अगर आप देखिए कमजोरी यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल फ्लैट 773 पे, और लगभग सेंसेक्स 25,345 के स्तर पे आज जिन स्टॉक्स को इंपैक्ट पड़ा है उसमें वेदांता अगर आप देखें करीब 3 रुपए ऊपर लगभग 3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। ल्यूपिन अगर आप देखें कल के मोमेंटम को अभी भी थोड़ा सा जनरेट कर रहा है, 15 रुपए ऊपर है। टाटा पावर ये करीब 65 पैसे ऊपर, 63 का स्तर यहाँ पे है। अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग 28 रुपए ऊपर, और उसके बाद इन्फोसिस करीब 8 रुपए ऊपर। एक बार फिर से अगर आप देखें तो 1200 के ऊपर सेटल होता हुआ, और टेक महिंद्रा अगर आप देखें 3 रुपए ऊपर करीब 475 के स्तर पर। लार्ज कैप आईटी में अगर आप देखें यहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ है सुबह। ओएनजीसी बैकफुट पे 3 रुपए नीचे, बीओबी लगभग 1.5 रुपए नीचे, 145% का स्तर यहाँ पर है। उसके बाद अगर आप देखें हिंदुस्तान जिंक, आई थिंक शानदार डिविडेंड और शानदार मूव, 8% ऊपर काउंटर लगभग 14 रुपए के इजाफे के साथ 190 की ट्रेजेक्टरी में कारोबार करता हुआ। उसके बाद आप देखिए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिड कैप बैंकिंग में ये करीब फ्लैट ही है, 35% की मजबूती यहाँ पर है। कॉर्पोरेशन बैंक लगभग 30 पैसे ऊपर 39.15 के स्तर पर। विजय बैंक लगभग फ्लैट लगभग 3.4% ऊपर है, और आईडीबी बैंक लगभग 0.5% की मूव के साथ। सिंडिकेट बैंक बैकफुट पे 2 रुपए नीचे करीब 64 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, और साथ ही साथ सिंडिकेट बैंक के बाद अगर आप कुछ और स्टॉक्स को देखें, पीएनबी करीब 1 रुपए नीचे 84.70 पर नहीं। चलिए कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आज हेवी मूव देखने को मिल रहा है। एक तो अशोक लेलैंड, यहां पर करीब 0.5% का मूव है, लेकिन वॉच दिस काउंटर, ये आगे चल के अच्छा पिकअप दिखा सकता है। दीवान हाउसिंग यहां पर करीब 0.5% का मूव इस समय देखने को मिल रहा है। टाटा कम्युनिकेशंस और एक काउंटर है जिस पर करीब 0.5% का मूव इस समय देखने को मिल रहा है, और साथ ही कैडिला यहां पर करीब 0.5% का मूव इस समय है। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक अब करीब 6.25% ऊपर है। कांसाई नेरोलेक और एक काउंटर है जो कि करीब 3% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। नैटको फार्मा और एक काउंटर है, मिड कैप का जो 30 काउंटर्स की लिस्ट है इसमें नैटको फार्मा है, यहाँ पर इस समय करीब 3.25% का मूव देखने को मिला है। साथ ही अदानी पावर है जो कि 2.25% ऊपर है। जस्ट डायल करीब 2% ऊपर है। पिरामल एंटरप्राइज 0.25% ऊपर। हेवेल्स इंडिया, HPCL और सिंटेक्स ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर करीब 1.25 से 1.5% की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। कमिंग बैक टू SBI, आज इन्होंने नए जो MCLR लेंडिंग रेट्स हैं उसकी घोषणा की है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें इस समय ये काउंटर नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, और साथ ही जो गैस के नए दाम अनाउंस हुए हैं उसके बाद ONGC इस समय सबसे बड़ा लूजर निफ्टी पर, ये करीब 0.25% नीचे इस समय ट्रेड करते हैं। चलिए इस बीच भारत इस ओपनिंग पर रहा है आपकी, और कोई स्टॉक आपके इस वक्त प्रभावित कर रहा है कि शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड के लिए? शॉर्ट तो खैर बहुत मुश्किल है, लॉन्ग ट्रेड के लिए देखिए जहाँ तक ओवरऑल मार्केट की बात है, मैं समझता हूँ कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है। मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, और अगर इंटरडे सेशन में छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिलेगा भी, तो भी निफ्टी कहीं ना कहीं 7720 7710 की रेंज में सपोर्ट ले लेगा। इसलिए मेरी राय में तो बिल्कुल लॉन्ग बनाने चाहिए, 7690 के स्टॉप लॉस रखने चाहिए। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे ही निफ्टी 7750 के लेवल्स ब्रेक करेगा, हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और उस शॉर्ट कवरिंग में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि निफ्टी 7825 7850 के लेवल्स टेस्ट करेगा। जहां तक बात स्टॉक स्पेसिफिक है, मेरी चॉइस तो डेफिनेटली अदानी इंटरप्राइजेज रहेगी, जहां पर हमने कल एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखा था, और आज के मूव को देख के ऐसा लगता है कि शायद आज भी यहां पर आउट परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। पॉसिबिलिटी बनती है कि स्टॉक 77 78 के लेवल्स टेस्ट करें, तो यहां पर लॉन्ग बनाने चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 72 के नीचे रखने चाहिए। जी चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं आज जो हमारी रिकमेंडेशन थी स्टॉक ऑफ द डे, उसका इस समय रिटर्न किस तरह का है। ये करीब 4.5% ऊपर है। ट्राइडेंट लिमिटेड आज की हमारी स्टॉक ऑफ द डे की पिक थी, और काउंटर इस समय करीब 4.5% ऊपर, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ अच्छी तेजी इस काउंटर पर देखने को मिल रही है। वॉच दिस स्पेस। और कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर शुरुआती दौर में काफी अच्छा रुझान है। हो सकता है वॉल्यूम थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो, लेकिन कुछ एक जो हैवी मूवर्स हैं इसमें परसिस्टेंट सिस्टम्स ये अच्छा मूव दिखा रहा है, ये करीब 10% ऊपर है।
और हेवी मूव इसने दिया है। प्रेस्टीज एस्टेट और एक काउंटर है जिसमें आज लगातार दूसरा दिन है जब अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और साथ ही शोभा ये और एक काउंटर है जिस पर इस समय अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं। ये जो छोटे मझोले रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं, इस पर आपका व्यू क्या है इस समय, सिद्धार्थ? देखिए महीर, हम रियल एस्टेट पैक में कोई कवरेज तो नहीं रख रहे हैं, बट ओवरऑल जो छोटे मझोले रियल एस्टेट पैक की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से रियल एस्टेट आ गया है, जो पारित भी किया गया है, हम मानते हैं कि ये डेवलपर्स का फेवर में नहीं है, ये डेफिनेटली कंज्यूमर सेंट्रिक ज्यादा है और कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए है। तो साथ ही साथ यही कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो सेक्टर है वो डेफिनेटली प्रेशर में है, क्योंकि जिस हिसाब से हाई इन्वेंट्री है, एग्जीक्यूशन लेवल लो है, बैलेंस शीट भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज। हम मानते हैं कि सदर्न बेस्ड कुछ मिड कैप कंपनियां हैं वो काफी अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि बैलेंस शीट्स भी काफी क्लीन है, लाइटर है, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से वहां पे प्राइसेस भी उतने बड़े तरीके से क्रैश नहीं हुए हैं, हायर इन्वेंट्री नहीं है, एग्जीक्यूशन लेवल भी जो देख रहे हैं वो काफी हद तक बराबर सा है। तो मैं मानता हूं कि सदर्न बेस्ड कंपनीज और जो छोटे मझोली कंपनियां हैं उसी पे जरूर दाव लगाना चाहिए, पर हालांकि कोई स्टॉक पे जिक्र नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारी कोई कवरेज नहीं है। मेरे जस्ट डायल स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अभी भी है, स्टॉक क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आई थिंक आज की तेजी, कल की तेजी, मार्च की तेजी, उस पर शायद जब भी करता हूं, मैं तेजी के बारे में सोचता हूं, उससे पहले मेरे को याद आता है कि कैसे टूटा था बीते साल ये स्टॉक। और इनफैक्ट 2014 में लगभग 1900 रुपए के हाई के अगेंस्ट 2016 के फर्स्ट वीक में इसका प्राइस था 400 रुपए। कैन यू बिलीव? 1900 रुपए का स्टॉक 1.5 साल की अवधि में लगभग 1600 रुपए रिट्रेस हो गया, 1500 रुपए रिट्रेस हो गया। 760 के प्राइस पर कोई आउटलुक फ्रेम कर पाए आप इस पर अब तक? ये आपने एकदम राइटफुली कहा वीरेंद्र जी। आई थिंक जैसे स्टॉक टूटा, आई थिंक ऑब्वियस रीजंस की वजह से टूटा था। जैसे इनके एप्लीकेशन में लॉन्च में डिले हुई थी, बोथ जीडी ओमनी एज वेल एज देयर सर्च प्लस ऐप। मुझे लगता है कहीं ना कहीं B2B B2C बिजनेस जो था इनका एक इम्पैक्ट आ रहा था एटलीस्ट नेगेटिवली इन टर्म्स ऑफ हाउ नंबर्स विल पैन आउट। दूसरी बात, आई थिंक जिन्होंने इन्होंने केपेक्स प्लान किया, जैसे खर्चे प्लान किए हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी डाइल्यूटिव इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न रेशियोज। दे गो टू फ्रंट लोड अ लॉट ऑफ देयर एक्सपेंसेस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, उसके लिए आई थिंक मार्जिन्स पे भी दबाव आ सकता है। हाउ दिस एप्लीकेशन रियली गिव्स देम रेवेन्यूज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जितने इनके पेड सब्सक्राइबर्स रहते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ देयर ओवरऑल बेस इज स्टिल क्वाइट लो। तो कैसे ये जनरेट कर पाते हैं ऑपरेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम देयर ह्यूज बेस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। इसलिए आई थिंक नंबर्स देखना बहुत जरूरी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स आई थिंक मार्जिन्स पे प्रेशर बरकरार रहेगा। यू विल स्टिल नॉट सी ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स कम थ्रू। इसलिए आई थिंक द कंफ्यूजन ऑन द स्टॉक मूवमेंट विल वेरी मच कंटिन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे ख्याल से आई थिंक द बेस्ट वे टू अप्रोच स्टॉक इज वेट फॉर रिजल्ट्स इन Q4। देखते हैं रिजल्ट्स क्या आता है, मैनेजमेंट कमेंट्री कैसी है और आउटलुक कैसे बिजनेस के ऊपर। इस बीच चलिए एक नजर डाल लेते हैं टाटा स्टील पर। इस समय बिल्कुल फ्लैटिश रुझान, करीब 1 रुपए की गिरावट है टाटा स्टील पर, लेकिन जरूरी यह है कि ये कंपनी जिस तरह से अपनी डेट्स को और अपने बर्डन्स को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही है, इसे फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है कि बाकी जो मेटल स्पेस है, खासकर जो स्टील स्टॉक है, उससे थोड़ा अलग ट्रीट करेगा मार्केट। मयूरेश, टाटा स्टील पर आप क्या ट्रेड करेंगे? आई थिंक मूव एक ऑब्वियस रीजन था। आई थिंक जितने इन्होंने इम्पेयरमेंट्स लिए और क्या इम्पेयरमेंट्स लेने वाले हैं, आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू सी। हालांकि आई थिंक एसेट सेल कर रहे हैं डोमेस्टिकली, आई थिंक दे हैव बीन डूइंग क्वाइट रीजनेबली वेल। तो आई थिंक जैसे इनकी कलिंगनगर प्लांट स्लोली एंड स्टडीली कमीशन होती है और जैसे वॉल्यूम और डिमांड पिकअप होती है एटलीस्ट ऑन द डोमेस्टिक स्केल अलॉन्ग विद द MIP दैट इज गॉट इंट्रोड्यूस्ड, मेरे हिसाब से आई थिंक देयर इज सम अमाउंट ऑफ सपोर्ट डोमेस्टिकली एटलीस्ट। बट आई थिंक इम्पेयरमेंट लॉसेज इज गोइंग टू बी अ वेरी की थीम फॉर टाटा स्टील, और कितना बुक करते हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मेरा आपने टाटा स्टील की बात छेड़ी है तो बात कर लेते हैं। आई थिंक याद है हमको, इनफैक्ट टाटा कोरस जब ये सौदा हुआ था सुबह 4 बजे तक तो मैं ऑफिस में बैठा था, रात को जब डील चल रही थी, और उसके बाद ये कहा गया कि ये अच्छा सौदा नहीं है। फिर स्टॉक ने प्रूव किया कि ठीक है भी डील हमारी अच्छी थी, ये ऑपरेशंस कभी उनके हक में भी गए नहीं भी गए, लेकिन फाइनली लेकिन टाटा ने ये भी कहा है कि वी डोंट रिग्रेट। उन्होंने कहा कि हमें बहुत परेशानी नहीं थी और हम इसके लिए माफी भी नहीं मांगेंगे।
लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें अब शायद वो इंडियन ऑपरेशंस पर फोकस करना चाहते हैं। देखिए इसमें वीरेंद्र दूसरी एक जो चीज हुई, ये तो खैर चलिए उस समय का सबसे बड़ा एक्विजिशन था और रतन टाटा, मिस्टर टाटा की स्ट्रैटेजी ही ये थी कि एक्विजिशन पर ज्यादा फोकस किया जाए ग्लोबली। जो भी कंपनीज, हालांकि ये ऑब्वियसली थोड़ा उन्हें महंगा जरूर पड़ा था और ये अब तक के सबसे बड़े अधिग्रहण में से एक है किसी भी भारतीय कंपनी के। लेकिन अब ये भी देखिए कि स्टील साइकिल जिस तरह की रही, मुझे याद है 2008 में या 9 में जब हमने मिस्टर लक्ष्मी निवास मित्तल से बात की थी आर्सेलर के टेक ओवर के बाद, उस समय उन्होंने जो प्रोजेक्शन दिया था, ही इज कंसिडर्ड स्टील टाइकून ग्लोबली इवन टुडे। इन सारे लोगों के जो स्टील को लेकर प्रोजेक्शंस थे ना, उसमें चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन चाइना स्टोरी खराब हो गई। हाँ, चाइना ओलंपिक्स के बाद वो जो यूटर्न आया ना, तो इनकी जो केपेक्स साइकिल और कैपेसिटी की एक्सपेंशन साइकिल थी वो उस टाइम पे हुई, जबकि स्टील डिमांड पीक पे थी। लेकिन जब तक वो कैपेसिटी ऑनलाइन आई तब तक स्टील की डिमांड ही ड्रॉप होना शुरू हो गया। अब ये भी है बात की, अगर ये एक बायर ढूंढ रहे हैं ऑपरेशंस को बेचने के लिए, दे विल गेट एन इफेक्टिव प्राइस और नॉट। ऑब्वियसली वो तो अलग ही कंसर्न है। खैर चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि आज शेयर आपके बजट में कौन सा है। सुमित है हमारे साथ, बताइए सुमित। शुक्रिया मेहर। आज जो शेयर चुना गया है वो टेक्सटाइल या फिर एग्री स्पेस से है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को चुना गया है। कंपनी टेक्सटाइल के कारोबार के अंदर भी है, मेज के प्रोडक्शन में भी कंपनी काम का, जो अदर एग्री प्रोडक्ट्स जो है वो भी कंपनी बनाती है और एक मेजर रेवेन्यूज कंपनी दोनों ही कारोबार से आता है। हायर लेवल से शेयर बहुत टूट चुका है, करीब करीब 40% अपने उच्चतम स्तरों से नीचे आ चुका है। 62-63 रुपए का हायर लेवल था, वहां से टूट के शेयर 38-39 रुपए के आसपास पहुंचा है। दूसरा, कंपनी के जो नंबर्स अगर आप देखिए तो कंपनी की तीसरी तिमाही के अंदर जो ऑपरेटिंग मुनाफा वो 70% बढ़ा था। ये सीक्वेंशियल आधार पर नंबर्स थे। वहीं अगर वाई बेसिस पे देखें तो नेट प्रॉफिट करीब करीब 40% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा था। चुनने की एक और वजह यह भी है कि शेयर अपनी बुक वैल्यू से नीचे है, 38 से 40% नीचे ये बुक वैल्यू से कामकाज कर रहा है। वैल्यू वाइज भी थोड़ी साउंड कंपनी है, करीब 7.5 से 8 रुपए के आसपास की ईपीएस है और महज 5 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। तो वैल्यू वाइज भी अगर देखें तो एक अच्छे मल्टीपल पे अवेलेबल है। एक कंसर्न है डेट, लेकिन कंपनी लगातार उसको रिड्यूस कर रही है और पिछली तिमाही के अगर आंकड़ों को देखें तो कंपनी ने इंटरेस्ट कॉस्ट को ईज आउट भी किया है। जिस तरह कंपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है, कैश फ्लोज है, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में एक अच्छे नंबर्स प्रेडिक्ट कर सकती है। सुनिधि सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट है, हालांकि लक्ष्य उनके बहुत पास आ चुके हैं, 45 रुपए के आसपास के लक्ष्य उन्होंने दिए हैं, लेकिन अभी भी मौजूदा लेवल से करीब करीब 10 से 15% का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जी इस पर करीब 40-75 पे कारोबार कर रहा है गुजरात मुझे एक्सपोर्ट्स और इंटरडे में जो भी हाई लगा क्या करीब 42 का है, 40-75 पे राइट ऑन राइट ट्रेड कर रहा है। सुमित बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात मुझे एक्सपोर्ट्स अगर आप देखिए आज का शेयर आपके बजट में बताने के लिए। इस पीछे अगर आप देखिए निफ्टी करीब 7744 पर, निफ्टी ऑलमोस्ट डे है कि ट्रैजेक्टरी के आसपास कारोबार करना इस वक्त। लेकिन महाराष्ट्र चलिए थोड़ा सा छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में जाते हैं, वो स्टॉक्स जो कि आज वॉल्यूम्स के बीच में छोटे स्टॉक्स के तबका जिनके ऊपर लगा हुआ है लेकिन वॉल्यूम्स अच्छा जनरेट कर रहे हैं। देखिए इसमें एक पहला स्टॉक में जो रखना चाहूंगा, नहीं आई थिंक इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम्स कम है। और अगर आप देखें कॉस्मो फिल्म्स को देखिए करीब करीब 1,68,000 शेयरों के कारोबार के बीच में काउंटर 292 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। यहाँ पर अच्छी तेजी बनी हुई है। और अगर आप देखें एक स्टॉक देखिए आप इंडो थाई सिक्योरिटीज, यहाँ पर भी अच्छा मूव है, काउंटर डे हाई पे कारोबार कर रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में। एसआरएस को देखिए 1285 पर लगभग 1 लाख शेयरों के कारोबार के बीच में 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। मार्केटर को देखिए करीब करीब 2,72,000 शेयरों के कारोबार के बीच में 21 के स्तर पर लगभग 4.5% की मजबूती, हालांकि मजबूती धीरे धीरे सरेंडर कर रहा है स्टॉक। और एक स्टॉक देखिए आप मिड कैप फार्मा में, नेटको फार्मा करीब करीब 414 के स्तर पर 4% ऊपर, ये अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में। और एक दो स्टॉक्स और इनफैक्ट मानस इनमें से मैं आपकी राय भी चाहूंगा। और एक में स्टॉक तानला सॉल्यूशंस को देखिए करीब 37-35 पर लगभग 1,10,000 शेयरों के कारोबार के बीच। मानस इसमें से कोई स्टॉक आपको स्ट्राइक कर रहा है? देखिए जितने स्टॉक्स आपने बताया इसमें सबसे बेहतरीन चार्ट्स तो डेफिनेटली कॉस्मो फिल्म्स के हैं। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि हमने एक डिसेंट करेक्शन देखा था जनवरी फरवरी में, स्टॉक ने उस करेक्शन में अपने 200 दिनों का मूविंग एवरेज को नहीं ब्रेक किया, उसके नीचे नहीं गया और वहां पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से हैट ऑफ हायर बॉटम बनना शुरू हुए। 50 दिनों का मूविंग एवरेज कुछ समय पहले ब्रेक हुआ था और 280 जो रेजिस्टेंस था करीब 5-6 ट्रेडिंग सेशन से, उसने आज वो भी ब्रेक कर दिया। वॉल्यूम्स बेहतर है पिछले 2 दिनों से, तो ये सब एक पॉजिटिव संकेत है। मैं समझता हूँ कि स्टॉक में पोटेंशियल करीब करीब 320 रुपए तक का है, तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 275 के नीचे रखने चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए मानस बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आज एक रिव्यू कर लेते हैं शुगर स्टॉक्स का, बिकॉज आई कैन सी आप अगर आज भी देखेंगे
जो NSE के परसेंटेज गेनर्स की लिस्ट है, इसमें कुछ कुछ शुगर स्टॉक्स हैं। डेफिनेटली कल के मुकाबले छोटी है ये सूची, लेकिन देखिए सिंबावली शुगर ये 12% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। अच्छा यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन आज सिलेक्टिव बाइंग है कुछ कुछ स्टॉक्स में, तो इस पर नजर रख सकते हैं, बट अब यू हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। द्वारिकेश और आउट शुगर पर देखिए थोड़ा मूव है, लेकिन सिंबावली क्लियरली लीड करते हुए करीब 13% ऊपर इस समय। सिद्धार्थ, आप क्या सलाह देंगे यहाँ पर? देखिए मेरी ओवरऑल पर्सपेक्टिव से शुगर स्पेस में जो साइकिल है वो 2 साल का साइकिल रहता है। हालांकि हमने पिछले कुछ महीनों से देख लिया है कि 4 से 5 रुपए के बढ़त देखी है शुगर प्राइसेस में, तो ये शुगर प्राइसेस बढ़त हुई है। आने वाले कुछ महीनों में क्रशिंग सीजन भी स्टार्ट होगा, तो अगर क्रशिंग सीजन भी बेहतर होता है और सबसे बड़ी चीज अगर मानसून थोड़ा बेहतर जाता है इस बार का, तो हम मानते हैं कि अगर ओवरऑल प्राइसिंग बढ़ गए हैं, अगर क्रशिंग अच्छा हो जाता है तो एक डेफिनेटली एक शुगर स्पेस में अच्छी तेजी रह सकती है। बट हैविंग सेड दिस, हम मानते हैं कि ये अभी भी पॉलिटिकल ओवरहैंग में है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टेट बॉडीज की जो कंट्रोल है स्टेट गवर्नमेंट्स की, और जिस हिसाब से केन प्राइजेस के जो भुगतान है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है शुगर के लिए। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से शुगर में फंडामेंटली कोई बेट लेना बहुत मुश्किल है, और हमारी कोई कवरेज भी नहीं है। बट साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि लीडर इन द स्पेस जो बलरामपुर है, उसी के साथ अगर किसी को बने भी रहना है तो लीडर के साथ ही बने रहे। इस बीच सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे और इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने। मानस, आखिरी सवाल आपसे यहाँ पे 2 ट्रेड्स जो कि आप रेस्ट ऑफ द डे के लिए, आई थिंक शायद एक पर्याप्त समय तो नहीं है पूछने के लिए सवाल, लेकिन एटलीस्ट आपकी राय चाहूंगा। मयूरेश, माफ कीजिएगा, मयूरेश ये सवाल था। मयूरेश, 2 स्टॉक्स जो कि आप रेडार पे रहेंगे रेस्ट ऑफ द डे के लिए या फिर रेस्ट ऑफ द वीक के लिए? मेरे ख्याल से आई थिंक एक लंबा नजरिया रखें तो आई थिंक अमरा राजा बैटरीज ये काफी पसंद आ रहा है। जैसे मार्केट शेयर गेन्स एक्साइड से कैप्चर कर रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ इज इन एक्सेस ऑफ 18%। मुझे लगता है आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ भी 18% के आसपास ग्रो होनी चाहिए ओवर द नेक्स्ट 2 years। EBITDA मार्जिन में बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइसेज एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने मिल सकता है। 40% ऑफ इस बिजनेस कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेगमेंट और स्पेसिफिकली आई थिंक टेलीकॉम सेगमेंट में, जहां पे आर एक्सपेक्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू कम थ्रू बोथ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नेटवर्क एज वेल एज पुटिंग इन मोर टावर, जिसकी वजह से आई थिंक अमरा राजा बैटरीज को एक क्लियर कट बेनिफिशियरी हो सकता है। तो अमरा राजा बैटरीज इज समथिंग दैट आई एम लाइकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसे मैंने रिपीट किया, आई थिंक सीमेंट इंडस्ट्री में आई थिंक ओरिएंट सीमेंट मुझे काफी पसंद आ रहा है। शायद नंबर्स थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं Q4 Q1 के लिए, बट विद द न्यू कमीशनिंग एट गुलबर्गा और जैसे इनकी जो लीड डिस्टेंसेज हैं महाराष्ट्र तेलंगाना, आई थिंक वहां पे एक्टिविटी पिकअप होने की बहुत बड़ी चांसेस हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो मुझे लगता है ओरिएंट सीमेंट एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल। चलिए मयूरेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। और 2 खास मेहमान जुड़े हैं।